हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश मेहला, नेक्स्ट क्लास बायोलॉजी की। देखो, प्लांट फिजियोलॉजी की अपनी क्लासें चल रही थी, कंटिन्यू क्लासें हो गई। और प्लांट फिजियोलॉजी में जो टॉपिक चल रहा था, अपना चैप्टर था, वो चैप्टर कौन सा था? प्रकाश संश्लेषण वाला था। तो प्रकाश संश्लेषण के स्थान, वर्णक, उसके क्रियाएं, प्रकाश की प्रकृति और अभिक्रियाएं उसकी पढ़ी थी अपन ने। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रियाएं हैं ना, ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक तो प्रकाशिक और दूसरी कौन सी होती है? अप्रकाशिक। प्रकाशिक में कौन सी हो गई? चक्रीय हो गई और अचक्रीय हो गई। और अप्रकाशिक के अंदर क्या था? C3, C4 और एक है कौन सा? केम साइकिल। C3 अपना हो गया पिछली क्लास में। अब है अपना C4 साइकिल। हैच एंड स्लेग चक्र, इस चक्र की खोज हैच व स्लेग तथा उनके साथियों ने की थी। कौन से चक्र की खोज? हैच एंड स्लेग चक्र की खोज। इस चक्र की जो शुरुआत है, यानी ये शुरू होता है ना, वो कहां से होता है? PEP से। दोनों में अंतर लास्ट में बताएंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इस चक्र से शुरू होता है, जहां से चक्र की शुरुआत होती है। इस चक्र में फर्स्ट उत्पाद 4 कार्बन का, फर्स्ट उत्पाद 4 कार्बन वाला क्या बनता है? 4 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसलिए इसको कहते हैं C4 साइकिल। क्या नाम दिया गया है इसका? C4 साइकिल दिया गया है। C4 चक्र इसको कहते हैं। ठीक है। इस चक्र के अंदर दो वैज्ञानिकों का और भी नाम याद रखना चाहो तो आप रख लेना, वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है। कैप्रिलोव और कैप्रिलोव मक्का में देखा, और कॉटचॉक ने कॉटचॉक, ये ऐसे करता है। कॉटचॉक ने किसमें? पहले ना लिख गया, कोई बात नहीं, हो गया गन्ना। हाँ, कॉटचॉक ने किसमें? गन्ना में। और कैप्रिलोव ने इसको किसमें देखा? मक्का में। ये दो वैज्ञानिकों के नाम आपको यदि याद रखने हैं तो आप आराम से इनको रख सकते हो, इनको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब सुनो जी बालको, कितने कार्बन का उत्पाद बन रहा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड कितने कार्बन का बन रहा है? 4 कार्बन का। उसमें 3 कार्बन का बन रहा था, इसमें 4 कार्बन का, इसलिए इस चक्र का नाम क्या लिख दिया? C4 चक्र। अब सुनो बालको, C4 चक्र जिनमें होता है ना, उनको कौन से प्लांट बोलते हैं? C4 प्लांट। कौन से पादप बोलेंगे? C4 प्लांट कहेंगे, C4 पादप उनको कहेंगे। जैसे मक्का, गन्ना, बाजरा, अमेरेंथस, चीनोपोडियम। अमेरेंथस और चीनोपोडियम, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। कौन से के? C4 प्लांट के एग्जाम्पल हो गए आपके। ये 4-5 एग्जाम्पल ये कंप्लीट हो गए। अब सुनो, C4 प्लांट होती है ना, उनके अंदर देखो कैसे, ऐसे बनाए चलो। ये कोशिकाएं अंदर,
ये कोशिकाएं हैं बंडल शीत, दोनों ही सेल में होगा ये बंडल शीत कोशिकाएं। इस बंडल शीत कोशिकाओं के चारों तरफ पूल आच्छद कोशिकाएं, ये कौन सी होगी? पूल आच्छद कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं हैं? पूल आच्छद कोशिकाएं हैं। और पूल आच्छद कोशिकाएं किसके रूप में होती है? माला के रूप में। उस माला को कहते हैं क्रेंज। क्या बोलते हैं? क्रेंज। और इस प्रकार की शारीरिकी को कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं इसको? क्रेंज एनाटॉमी या क्रेंज शारीरिकी कहा जाता है। किसको? दोबारा सुनो, बंडल शीत कोशिकाओं के चारों तरफ पूल आच्छद कोशिकाएं माला के रूप में होती है, इसलिए इस व्यवस्था को, इस संरचना को या इस प्रकार की चीज को क्या बोलते हैं? क्रेंज। और क्रेंज की इस व्यवस्था को कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी या क्रेंज शारीरिकी या क्रेंज की आकारिकी। ठीक है, यहां तक शायद मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 3-4 चीज ध्यान रखनी है। पेप याद रखना है, ऑक्जेलोएसिटिक याद रखना है, C4 प्लांट याद रखने हैं और क्रेंज एनाटॉमी। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि क्रेंज एनाटॉमी किन में पाई जाती है, तो क्रेंज एनाटॉमी कौन से प्लांट में मिलेगी? वही C4 में। तो फटाफट C4 का वर्णन कर देना है। ठीक है, अब सुनो, C4 चक्र। C4 चक्र, देखो C4 क्यों बोलते हैं? 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड शुरू कहां से होता है? पेप से, पेप कार्बोक्सी फॉस्फोइनोल पायरुवेट से। एंजाइम PEPO, पेप्को। एंजाइम कौन सा होता है? पेप कार्बोक्सिलेज। पेप्को को बोलते हैं पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, पेप्को एंजाइम होता है। ठीक है, अगली बात, स्थान कहां होता है? मीजोफिल व बंडल शीत कोशिकाओं। मीजोफिल में भी होता है और बंडल शीत कोशिकाओं में भी होता है। दोनों के अंदर ये साइकिल पाया जाता है। कौन सा? C4 चक्र। कैसा होता है चर्चा करें एक बार। अच्छा, चर्चा तो करने के लिए तो बैक जाना पड़ेगा और बैक जाने के लिए स्क्रीन लेनी पड़ेगी। चलो, C4 साइकिल, 2 कोशिकाएं बताई मैंने आपको। कौन सी? मेसोफिल, पर्ण मध्योतक, पर्ण मध्योतक और बंडल शीत, पूल बंडल शीत। हाँ, पूल आच्छद, बंडल शीत कोशिकाएं या पूल आच्छद कोशिकाएं। एक बार थोड़ी सी गड़बड़ सी लग रही है, क्या गड़बड़ है? देखें देखें, हाँ यहाँ है ना, पूल आच्छद कोशिकाएं बंडल शीत कोशिकाएं। ये तो बात तो एक ही हुई ना, संवहन बंडल के चारों ओर। ऐसे लिखना है इसको, इसको ऐसे लिखना था।
संवन, ऐसे 7 बंडल के चारों ओर। 7 बंडल में कौन? जाइलम और फ्लोएम। इसको देख लेना भाई, एक बार गड़बड़ हो गई थी वो थोड़ी सी, हाँ वो जल्दीबाजी में हो गया। ये 7 बंडल किसके होते हैं? जाइलम और फ्लोएम के। ये बीच का भाग क्या होती है? मज्जा, पित्त। और उसके चारों तरफ पूल आच्छद कोशिकाएं कैसी होती है? माला के रूप में पाई जाती है, माला के रूप में फैली रहती है। इस माला को ही अपन क्या कहते हैं? क्रेंज कहते हैं, मतलब माला ही क्रेंज कहलाती है। ठीक है, वो माला ही क्रेंज होगी। आगे चलो, कोई बात नहीं। हाँ, बंडल शीत कोशिकाएं मीजोफिल हो गई, पूल आच्छद कोशिकाएं हो गई। शुरुआत कहां से बताई, बताओ? PEP, फोस्फो इनोल पाइरुवेट। फोस्फो इनोल पाइरुवेट शुरू कहां से होता है? मैंने पहले ही कहा है आपको, फोस्फो इनोल पाइरुवेट से। फोस्फो इनोल पाइरुवेट से क्या बनता है? 4OAA। इससे बनता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड से बनता है मैलेट, मैलेट आयन। और मैलेट आयन किधर आ गया? इधर आ गया पूल आच्छद कोशिकाओं में, मैलेट। इसका हो गया अपचयन, पाइरुवेट। पाइरुवेट यहां से चलकर इसमें आ गया वापस, पाइरुवेट। और पाइरुवेट ने वापस फोस्फोइनोल पाइरुवेट बना लिया। मामला सेट। बहुत इजी, सुनो जी। यहां पर फोस्फोइनोल पाइरुवेट का हुआ कार्बोक्सिलीकरण। फोस्फोइनोल पाइरुवेट का क्या होता है? कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण, देखो जहां कार्बोक्सिलीकरण आता है एंजाइम में भी अपन पढ़ते हैं, डी कार्बोक्सिलीकरण और कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है कार्बन का जुड़ना, डी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है कार्बन का निकलना। तो साहब यहां कौन जुड़ेगी? CO2 जुड़ेगी और जल जुड़ेगा। पहला उत्पाद क्या बन जाएगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसका होगा फोस्फोरिलीकरण, फोस्फोरिलीकरण। ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा किससे? ADP से। मतलब फोस्फोरिलीकरण के द्वारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में बदल जाएगा? बताओ, मेलिक एसिड में। मेलिक एसिड से क्या मुक्त होता है? मेलेट आयन। और मेलेट आयन यहां से ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर। ट्रांसफर किस में हो गया बताओ? बना किस में? मीजोफिल में। आ गया किस में? पूल आच्छद में। और यहां पर उसका होता है यहां पर इसका होता है डी कार्बोक्सिलीकरण। क्या होगा? डी कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, और डी कार्बोक्सिलीकरण में वही NADPH2 किससे? NAD+ से। क्या निकलेगी बाहर? CO2 किस में जाएगी? C3 में। और क्या बनाएगी? शर्करा उत्पादन। शर्करा का उत्पादन कर देगी। यहां से निकलने वाली CO2 किस में जाकर? C3 चक्र में जाकर। इसमें नहीं होता, देखो यहां से CO2 निकलेगी बाहर और स्त्रीकरण यौगिकीकरण कौन से में होगा? C3 में जाकर होगा। और पाइरुवेट फिर ट्रांसफर हो जाएगा। यहां से ट्रांसफर किस में हो गया? किस में? पर्ण मध्योतक में। और फोस्फोरिलीकरण के द्वारा
फोस्फोरिलीकरण के द्वारा फिर क्या बना देता है, वापस फोस्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण कर देता है। 2 बार हो गया, तीसरी बार और समझो। सबसे पहले पादपों में संग्रहित इस चक्र की शुरुआत किससे हो रही है, पीईपी से, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। लिखते रहना, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। पहला उत्पाद क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, इसलिए इसको कहते हैं C4 साइकिल। कौन बना, मेलिक एसिड बना। मेलिक एसिड से कौन हुआ मुक्त, मेलेट। और मेलेट कहां आ गया, बंडल शीत में आ गया। और बंडल शीत में डी कार्बोक्सिलीकरण से जाने वाली CO2 ने तो क्या बना दिया, बताओ क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट उत्पादन कर दिया, शर्करा उत्पादन। बचे हुए भाग ने क्या, किसका निर्माण किया, पाइरुवेट का। और पाइरुवेट ट्रांसफर होकर वापस किस में बदल जाता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट में या पीईपी में हो जाता है। यहां पे एक एंजाइम चाहिए, एंजाइम, उसको कहते हैं PEPO, पेपको या पेप कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम। पेपको या पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए, जो दोनों के अंदर होता है, C4 में भी होता है और आगे एक पढ़ेंगे अपन केम साइकिल, इसमें भी होता है। तो सबसे पहला कार्बोक्सिलीकरण स्टेप, पेपको एंजाइम और ऑक्जेलो एसिटिक निर्माण। फिर फॉस्फोरिलीकरण, मेलिक एसिड, ट्रांसफर मेलिक एसिड बंडल शीत में, और फिर पाइरुवेट, डी कार्बोक्सिलीकरण से किसकी, शर्करा की प्राप्ति। वापस पाइरुवेट से क्या बन गई, आपका पेप बन गया। होगी बात समझ में आ गई, सारी चीजें बहुत अच्छे से आराम से इजी वे में आ जानी चाहिए सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई इनमें। इजी है, इतना हार्ड नहीं है, इजी बना दिया अपन ने इसको, ऐसा नहीं है, इजी बना दिया आपने और हमने मिलकर, क्योंकि आप जब इस लक्ष्य पे लगे हो तो हम तो तैयार हैं ही आपके लिए, तो हम आपके लिए आए हैं, तो सीधी सी बात है, आप उस चीज को और हम मिलकर दोनों ने इस चीज को आसान बना लिया और आपको याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अंतर, अंतर C3 C4, C3 और C4 में क्या है, अंतर है। ठीक है, अरे चल जा, इधर लें अपन C3, इधर लें अपन C4, इधर ले लें अपन इनके लक्षण। सबसे पहला स्थान, मीजोफिल और मीजोफिल प्लस बंडल शीत। मीजोफिल फल प्लस बंडल शीत दोनों आएगी, इसके अंदर दोनों का काम होता है। ताप, कम ताप चाहिए, 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रथम उत्पाद बताओ, 3PGA और 4 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। शुरुआत के लिए रूबिस्को, और इसमें कौन चाहिए, पेपको। ठीक है, एंजाइम बोलो, एंजाइम, एंजाइम, अच्छा एंजाइम ऊपर वाला हो गया, इसको ऐसे कर लेते हैं अपने, क्या ये लो, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखो शुरू, ये किससे,
पीई नहीं, पीईपी से ये नहीं होता, ये आरयूबीपी से होता है, आरयूबीपी, और ये पीईपी से, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से। स्थान हो गया, जगह हो गई, एंजाइम हो गया, शुरुआत की चीजें हो गई। अब देखो यहां से उत्पादन, उत्पादन इसमें होता है कम और इसमें होता है ज्यादा। CO2 स्थिरीकरण, इसमें कम, इसमें ज्यादा। इसमें क्रेंज, क्रेंज इसमें अनुपस्थित, क्रेंज एनाटोमी, और इसमें उपस्थित। प्रकाश श्वसन आगे पढ़ाएंगे, एक टॉपिक आएगा प्रकाश श्वसन, इसमें उपस्थित, इसमें उपस्थित, और इसमें क्या हो गया, अनुपस्थित। प्रकाश श्वसन के कारण इसकी उत्पादकता में क्या आती है, कमी आती है, और ये धीमा होता है। ये आपके वही पुरानी चीजों को रिवाइज करके अपन ने इनको एक जगह एक सारणी के अंदर लिख दिया। तापमान लिख दिया, कोशिकाएं लिख दी, स्थान लिख दिया, एंजाइम लिख दिया, उत्पादन दर लिख दी, क्रेंज लिख दी, और श्वसन, प्रकाश श्वसन लिख दिया। अब आगे चलो, आगे चलो, केम साइकिल, क्रेसुलेशियन, उपापचय, मेटाबॉलिक उपापचय चक्र, खोज, क्रेसुलेसी, कुल्म, कॉटकॉव और आपका कैप्री लॉक है, कैप्री लॉक, इन्होंने सबसे पहले इस चक्र को खोजा था। किसके अंदर, क्रेसुलेसी फैमिली के अंदर। ये चक्र मास्लोद्भिद में होता है, मास्लोद्भिद में, और मास्लोद्भिद में मैंने बताए थे आपको स्कोटो एक्टिव तिमिर रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तिमिर रंध्र, जो जल हानि को रोकने के लिए दिन में तो रहते हैं बंद और रात को क्या होते हैं, खुलते हैं, ताकि यहां इसके अंदर जल हानि क्या हो, कम हो। ध्यान रखना, जल हानि इसके अंदर कम हो, इसलिए ये तिमिर रंध्र रात को खुलते हैं, रात को। और रात को खुलते हैं तो बताओ गैसों का आदान प्रदान भी कब होगा, कि दिन में कि रात को? नहीं साहब, रात को होगा। ठीक है, तो रात के अंदर क्या होता है, इस चक्कर में पेप्को एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, फिर मैलिक एसिड, वही है, फिर बाकी वही आ गया, बस रात को ये सेम C4 की तरह ही है। मैलिक एसिड से CO2 क्या होगी, मुक्त, और मुक्त CO2 किसका उत्पादन करेगी, कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन। कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन कौन कर लेगी, यहां से निकलने वाली CO2 किस में चली जाएगी, कार्बो, जो C3 में चली जाएगी, ये C3 में जाएगी, वो बनाएगी वहीं, लिख दूं C3 में, और C3 में जाकर वो ही कार्बोहाइड्रेट का या कार्बोहाइड्रेट का स्थिरीकरण करती है। सुनो जी प्यारे बच्चों, सेम वही चीज है, आपको पता है C3 चक्र और C4 चक्र, तो उसमें से बाद में अपन ने C4 पढ़ा ना, उष्णकटिबंधीय पादपों वाला, तो अब उष्णकटिबंधीय पादपों में भी यही होता है, लेकिन ये केवल विशेषता ये है कि साहब उष्णकटिबंधीय पादपों में मास्लोद्भिद, जो मरुद्भिद पादप होते हैं ना, उनके अंदर पानी की वैसे ही कमी रहती है, तो उनके रंध्र दिन में तो रहते हैं बंद और रात को क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो उन रंध्रों को बोलते हैं अपन स्कोटोएक्टिव मास्लोद्भिद रंध्र या तिमिर रंध्र। तो उनमें रात को ही गैसों का आदान प्रदान होता है, तो रात को क्या हो जाता है, इनके अंदर मैलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनते हैं, और उससे CO2 मुक्त होकर C3 में जाकर कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करवाती है। जल हानि के बिना ही
विशेषता देखो इनकी, मतलब अपने आप में अनुकूलन है। जल हानि के बिना ही ये कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोलो, क्रेसुला, एगेव, गंवार पाठा, नागफनी। नागफनी के बाद एक और आता है, कैक्टस प्रजाति का होता है, कैक्टस में ही आता है, ये भी कैक्टस प्रजाति का ही है। आपने नाम सुना होगा इकाइनोकैक्टस, इकाइनोकैक्टस। ये सारे ऐसे पादप हैं जिनको केम प्लांट कहते हैं या मास्लोदविद प्लांट कहते हैं या स्कोटो एक्टिव वाले प्लांट कहते हैं, जिनमें केम साइकिल रात को होता है और रात को ही कार्बनिक पदार्थ इसके अंदर बन जाते हैं। अगला प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पायरेशन। इस शब्द का उपयोग कॉटकॉव ने किया था। इस चक्कर का पूरा अध्ययन किसने किया? डेकर और टीओ। डेकर और टीओ ने किया साहब। प्रकाश श्वसन कहां कहां होता है? देखो, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और पर ऑक्सीसोम में। याद रखने वाली चीज है ये। कोशिका के कौन कौन से कोशिका में होगा? हरित लवक में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और पर ऑक्सीसोम में होगा। इन तीनों अंगों के अंदर आपका ये प्रकाश श्वसन पाया जाता है। मतलब इस प्रकाश श्वसन की क्रिया तीनों अंगों में होती है। हरित लवक में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है और पर ऑक्सीसोम में भी होती है। बारबर्ग व ऑर्गन, दो वैज्ञानिक हैं। बारबर्ग और ऑर्गन ने कहा कि O2 और CO2 रूबिस्को के साथ क्या रखती है? प्रतिस्पर्धा रखती है। रूबिस्को के साथ दोनों ऑक्सीजन, मतलब दोनों ही दीवानी है इसकी। जिसको मिल गया वो ही उसको लेके भागने वाली है। O2 तो सोचती है कि मैं इसके साथ जुड़ जाऊं, CO2 सोचती है मैं इसके साथ जुड़ जाऊं। मतलब दोनों ही दोस्ती करने की सोचती है। कौन सी? O2 और CO2। देखो, मेरा ज्यादा ध्यान आपके ऊपर नहीं रहता। कारण क्या है कि ध्यान ऐसे रहेगी, ऐसे मिलता लाइन मिलाता रहूं जब तो रहे, क्योंकि मुझे तो यहाँ लिखना है और आपको भी लिख समझाना है। इसलिए ज्यादा ध्यान बोर्ड के ऊपर रखता है मेरा। भाई क्लास में होते तो आई कांटेक्ट रखता, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा आपको देने की सोचूं। इसलिए वैसे इस प्रकार से टेंशन मत रखना कि सर तो पीठ दिखा के खड़े हो गए साहब, मैं क्या पढ़ूं। नहीं बेटा, आपके लिए लिख रहा हूं, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मैटर प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो देखो, रूबिस्को के लिए ऑर्गन और बारबर्ग ने क्या कहा कि दोनों इसके लिए क्या करती है साहब? प्रतिस्पर्धा करती है, दोनों जुड़ने की सोचती है। अब सुनो जी प्यारे बच्चों, जब ऑक्सीजन अधिक होगी, ऑक्सीजन क्या होगी? O2 अधिक होगी, तब रूबिस्को होगा ऑक्सीलेज। ऑक्सीलेज। और जब इस रूबिस्को के पास CO2 अधिक होगी, तब होगा ये कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज। मतलब सीधी सी बात है, इसको जैसी मिलती है वैसा ये भी हो जाता है बेटा। ये भी बड़ा खतरनाक। बोले तू भी जुड़ जा, तू भी जुड़ जा, हर को जोड़ने के लिए तैयार बैठा है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ती है, जब ऑक्सीलेज की भांति काम करने लग जाएगा, और CO2 जुड़ती है जब किसकी भांति काम करने लग जाएगा? कार्बोक्सिलेज की भांति काम करने लग जाएगा। अब सुनो प्यारे बच्चों, समझने की बात अब है, ये चक्र कब होता है? जब ताप, प्रकाश, ऑक्सीजन अधिक और CO2 कम। जब ताप, प्रकाश, ऑक्सीजन अधिक और CO2 कम होती है ना, तब
रूबिस्को। CO2 कम की उपस्थिति में रूबिस्को ऑक्सीलेज की भांति काम करके 3PGA। देखो वैसे तो C3 चक्र का मामला है, तो आपको पता है रूबिस्को में C3 चक्र में क्या बनता है, पहला उत्पाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डी एसिड बनना चाहिए, लेकिन यहां 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बनता। यहां से रूबिस्को क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। रूबिस्को क्या हो गया, ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत। और रूबिस्को ऑक्सीकृत होते ही मेरे दोस्तों यहां पे बन गया फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल। क्या बन गया, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। और ग्लाइकोलिक एसिड इसलिए इसको ग्लाइकोलेट चक्र भी कहते हैं, ग्लाइकोलेट चक्र। और ये ग्लाइकोलेट कितना होता है बालको, 2 कार्बन वाला, इसलिए इसको C2 साइकिल भी कहा जाता है। ग्लाइकोलेट चक्र भी इसी को ही कहते हैं, श्वसन भी इसी को, प्रकाश श्वसन भी इसी को ही कहते हैं, और C2 साइकिल भी इसी को ही कहते हैं। ये चक्र पादप की 40% ऊर्जा क्या कर देता है, कम करेगा। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण दर को ये घटा देता है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, प्रकाश श्वसन नाम आते ही एक दिमाग में आती है कि प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला श्वसन। बेटा ये तो श्वसन तो है ही नहीं, श्वसन के तो विपरीत काम कर रहा है, और श्वसन के विपरीत काम कर रहा है। श्वसन में तो आपको पता है ऊर्जा क्या होती है, निर्माण होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है। इसमें तो ऊर्जा बाहर नहीं निकलती, इसमें तो ऊर्जा काम में आती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाती है, घट जाती है। सुन लो, दोबारा सुन लो, फिर से सुनो। इस चक्र की खोज और शब्द कोट कौन ने, इसका संपूर्ण अध्ययन डेकर डियो ने। ये चक्र कहां कहां होता है, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम में, ठीक है। बारबर्ग और ऑर्गन ने सबसे पहले ये बताया कि O2 और CO2 रूबिस्को की उपस्थिति में क्या करती है, प्रतिस्पर्धा करती है। और प्रतिस्पर्धा में जिसकी जीत, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जीत उसी की। मान लो O2 जीत गई तो ऑक्सीलेज बना देगी, और CO2 जीत गई तो कार्बोक्सिलेज बना देगी। तो जब बेटा कार्बोक्सिलेज बनेगा ना, तब तो C3 साइकिल संपन्न होगा, वहां बनेगा 3PGA। जब CO2 कम रहेगी ना, तब ऑक्सीजन की जीत होगी, तब ये ऑक्सीकृत होगा, और ऑक्सीकृत होगा तो 3PGA नहीं बनेगा। क्या बनेगा, क्या बनेगा, ग्लाइकोलिक एसिड बनेगा, इसलिए इसको ग्लाइकोलेट चक्र या C2 चक्र भी कहते हैं। अब चीज मेरे हिसाब से सारी समझ में आ गई होगी आपको। चलो जी, रसायन संश्लेषण। सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण। इसी को ही क्या बोलते हैं अपन, रसायन संश्लेषण। मतलब कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, मतलब उनके अंदर भोजन के लिए जो अवयव बनते हैं, सूक्ष्म जीवों में कार्बनिक रसायन बनते हैं, उसी को ही कहते हैं अपन रसायन संश्लेषण। जैसे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन सल्फर जीवाणु, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नील हरित शैवाल, जिसको कहते हैं ना साइनो बैक्टीरिया,
उदाहरण दोनों याद रख लेना, कौन से, नोस्टॉक और एना बिना। तेरे बिना ना रहना रे, एना बिना लाला। ओ पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखना है मेन, ठीक है, किसी के बिना नहीं, पढ़ाई के बिना नहीं रहना, क्योंकि पढ़ाई सबसे बड़ी चीज है, सिलेक्शन उसी के अंदर ही होना है अपन को, और उसी से अपने को लाइफ आगे सेट होनी है। तो रसायन संश्लेषण, ठीक है। आगे चलो जी, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो कारक पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को दो नियम पढ़ने हैं, दो नियम। हाँ, एक तो प्रधान बिंदु परिकल्पना, प्रधान बिंदु परिकल्पना जिसको कहते हैं कार्डियल बिंदु संकल्पना या कार्डियल बिंदु नियम। ये दिया, इसके प्रतिपादक थे जूलियस सैक्स या सैच। इस प्रधान बिंदु, कितने बिंदु बताए, 3 बिंदु। 3 बिंदु, 3 बिंदु बताए, ठीक है। 3 बिंदु कौन कौन से, निम्नतम, निम्नतम, अनुकूलतम और अधिकतम। मतलब प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपके 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द चलती है, मतलब 3 बिंदुओं के अकॉर्डिंग या 3 पॉइंटों के अकॉर्डिंग चलेगी साहब। ये बिंदु नियम किसका है, जूलियस सेच का है, जूलियस सेच के द्वारा दिया गया है। कार्डियल बिंदु संकल्पना भी बोलते हैं इसको, या आप ऐसे कह दो कि प्रधान बिंदु नियम भी कहते हैं, जो जूलियस सेच के द्वारा दिया गया। मतलब ये सांद्रता का नियम है, कारकों की सांद्रता का। यदि कारकों की सांद्रता निम्न होती है ना, तो प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाती है, शुरू। यदि अनुकूल होती है तो प्रकाश संश्लेषण दर क्या होती है, अधिकतम, सर्वाधिक होती है इस समय प्रकाश संश्लेषण दर। और अधिकतम पे प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अधिकतम पर प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो गई, बंद हो गई, ठीक है। अधिकतम पर आपकी प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो गई, बंद हो गई। चलो, हो गई यहां तक आपकी बातें। प्रधान बिंदु परिकल्पना या कार्डियल बिंदु, कार्डियल बिंदु किसके हैं, जूलियस सेच के। शुरुआती चीज में जहां कम होता है वहां प्रकाश संश्लेषण दर शुरू होता है। अनुकूलतम होता है उस समय प्रकाश संश्लेषण दर क्या होती है, अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। और जैसे ही ये सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ गई तो प्रकाश संश्लेषण दर डाउन होते 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 लास्ट में क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, कम हो जाती है। ये तो था पहला नियम। दूसरा नियम, कारकों की सांद्रता का नियम। कारकों की सांद्रता का सीमाकारी नियम। इस नाम से न आके ये इस नाम से आता है लॉ ऑफ लिमिटिंग, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। किस नाम से आता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के प्रतिपादक कौन है, ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने दी थी कौन सी, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की बात सबसे पहले ब्लैकमैन ने समझाई थी। बात क्या है वो भी सुन लो। प्रकाश संश्लेषण दर कारकों की
निश्चित सांद्रता पर होती है, सांद्रता पर संपन्न होती है। मतलब वो कारकों की सांद्रता ना अति ना अल्प, ना तो कम और न ही ज्यादा, मतलब बराबर इक्वल वे में वो सांद्रता होनी चाहिए। सांद्रता एक लिमिटेशन में होती है तो प्रकाश संश्लेषण दर क्या होती है, ज्यादा, और वो सांद्रता घट जाती है तब भी प्रकाश संश्लेषण दर प्रभावित होती है, और वो सांद्रता बढ़ जाती है तब भी आपकी प्रकाश संश्लेषण दर क्या होती है, प्रभावित। दोनों नियम एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, दोनों में बात एक सी है, कोई अलग बात नहीं है। एक ये कह रहा है कि 3 बिंदु है साहब, कम होगा तो शुरू हो जाएगा, बीच का अनुकूल है तो अधिकतम होगा, और बढ़ जाएगा तो बंद हो जाएगा, यही तो बात ये कह रहा है। लैंग्वेज में तो थोड़ा डिफरेंस है। ये साहब ऐसे कह रहे हैं कि कारकों की सांद्रता क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, तो ही आपकी ये प्रकाश संश्लेषण दर होगी। यदि ये ऊपर नीचे हो गई तो प्रकाश संश्लेषण दर आपकी क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो अब ऐसे कारक कौन कौन से हैं, इन कारकों की चर्चा कर लेते हैं। पहले कौन से, बाह्य कारक। बाह्य में ताप, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए कारकों की, देखो मैंने उसमें बताया था, वाष्पोत्सर्जन में बताया था, इसके अलावा जल अवशोषण में भी बताया था, सब में बताते जा रहे हैं अपन, सब में बता रहे हैं इन चीजों के बारे में, तो आप सब जानते हो इनके बारे में कि ताप अनुकूल, अनुकूल परास कितनी होगी, 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये C3 में कम होता है कितना, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और C4 में ये बढ़ भी सकता है 35 से कितना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इनके अंदर अधिक ताप पर होता है, अधिक ताप। ठीक है, होगी बात समझ में, आपके आगे सारी बातें समझ में। दूसरा CO2, CO2 की सांद्रता देखो 0.03% पे प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाती है, शुरू। 0.6 पे 0.06 पे प्रकाश संश्लेषण दर क्या होती है, अधिकतम। और ये सांद्रता यदि आप 1% कर दो, वायुमंडल की सांद्रता ही है, यदि ये सांद्रता 1% कर दो तो आपकी प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब नहीं होगी, क्योंकि CO2 की अधिक सांद्रता आपको पता है रंध्रों को बंद करवा देती है, और रंध्र बंद हो गए तो गैसों का आदान प्रदान 0। जल जानते हो, जल अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण दर भी क्या होगी, अधिक। इसके अलावा प्रकाश, कौन से प्रकाश में, नीले लाल प्रकाश में, नीले लाल प्रकाश में सर्वाधिक, सर्वाधिक। अगली O2, ऑक्सीजन अधिक होगी तो प्रकाश संश्लेषण दर, प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाती है, घट जाती है। किसके कारण, प्रकाश श्वसन के कारण। प्रकाश श्वसन मैंने कहा था कि C3 प्लांट में जैसे CO2 की सांद्रता बढ़ती है उनमें प्रकाश श्वसन शुरू हो जाता है, और प्रकाश श्वसन शुरू होते ही आपको पता है आपको उत्पादन की दर और ऊर्जा की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कम होते ही आपको पता लगेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या हो गया, घट गया। आंतरिक कारक बहुत इजी से हैं, ये तो सब जानते हो। रंध्रों की संख्या अधिक होगी तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। क्लोरोफिल अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। और एक है संचित पदार्थ, संचित पदार्थ अधिक होंगे
तो प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाती है, घट जाती है। सुनो जी, रंध्रों की संख्या ज्यादा होगी तो गैसों का आदान प्रदान क्या होगा, ज्यादा। क्लोरोफिल की मात्रा पर्याप्त होगी तो पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा और सामान्य क्रिया आपकी संपन्न हो जाएगी, फटाफट सारे काम होंगे। ठीक है, लेकिन संचित पदार्थ मतलब पादप में पहले से ही कार्बनिक पदार्थ जमा है, अरे भरे हुए को क्या भरोगे, खिलाओ उसको जो भूखा है, ज्ञान उसको दो जो चाहता है। तो बेटे यही सोचो, आप तो दिमाग को खाली करके बैठो, बिल्कुल निस्माइंड, मतलब पुरानी चीजें सब कुछ हटा के। मैंने पहले भी कहा था आपको पुरानी क्लासों में भी कि पूर्वग्रह से ग्रसित होकर आप कुछ नहीं सीख सकते, केवल खाली खोखा बन के सोचोगे बिल्कुल कि मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को यहां से सब कुछ लेना है, सब कुछ इधर से लेना है, सब कुछ सीखना है, तब तो बहुत अच्छे कुछ सीख लोगे। धर्म भी उसी का ही है। मेरी भी इच्छा यही करती है कि मैं उन्हीं बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं, तो उन्हीं बच्चों को मैं पूरा बता रहा हूं कंप्लीट। कोई नहीं करवाता बेटा ऑनलाइन में ऐसी चीजें, जितनी तैयारी मैं मेरे हिसाब से मैं करवा रहा हूं ना, और बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा सिलेबस मुझे करवाना है, वो इस हिसाब से कोई नहीं करवाता, ओनली केवल समाज सेवा के हिसाब से देखा जाए तो। सारी चीजों के हिसाब से यही कर रहे हैं कि अपन साफ बच्चे को सब कुछ दे दें, उस बच्चे का भला हो जाए। दूर दराज गांव में भी यदि कोई बच्चा बैठा है और वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो उसको कोचिंग जैसा माहौल मिलके वो उसको सारी चीजें वहीं, सारी दुआएं कंप्लीट दुआओं के साथ, मेहनत के साथ सारा मैटर उसी को दे दे, बस बदले में उसकी मुझे क्या चाहिए, दुआ चाहिए। ठीक है, और वो मुझे मिल रही है और उसी की वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूं और ये सारी चीजें आपको करवा रहा हूं। तो वो ही बात है बेटा, अपन दे किसको, जिसको जरूरत है, और जरूरत वाले को देंगे तो वो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा समझता है। तो भरे हुए को देंगे तो वो क्या मतलब है यार, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही सेम पादप के लिए है कि पादप में पहले से ही उपयोगी पदार्थ पूरे भरे पड़े हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक पदार्थ नहीं बनेंगे। और ये कौन से थे बाह्य कारण, अनुकूल तापमान, CO2, जल, प्रकाश और ऑक्सीजन। यहां तक प्रकाश संश्लेषण की आपकी सारी चीजें पूरी हो गई। ठीक है, यहां से शुरू किया अपन ने, कैप्रीलॉव ने मक्का में, कॉटचॉक ने गन्ना में। ठीक है, हैच, स्लेक और उसके साथियों ने सबसे पहले इस चक्र की खोज की थी। और खोज किसमें की बताओ, खोज किसमें की, खोज किसमें की थी इन्होंने, खोज की थी किसमें, मक्का और गन्ना में। और ऐसे प्लांट में पहला उत्पाद 4 कार्बन का कौन सा बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसलिए इसको कौन सा चक्र बोलते हैं अपन, C4 चक्र। और C4 प्लांट कौन से, मक्का, गन्ना, बाजरा, अमेरिंथस, चिनोपोडियम, क्रेंज एनाटोमी 7 बंडल जिसमें होता है। ठीक है, हो गई, चक्र को शुरू करवा दिया किससे, पेप से। पहला उत्पाद कौन सा बना दिया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मीजोफिल सेल और बंडल शीट दोनों कर दिया अपन ने। और ये पूरा साइकिल बना दिया था आपके सामने, पेप का, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का, मेलेट का, पायरुवेट का। ठीक है, C4 साइकिल पूरा। C4 के बाद दोनों के अंतर, दोनों को कंपेयर कर दिया। मान लो वहां चीजें नहीं समझ में आई तो आप इस सारणी को भी याद रख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, इजी वे में एक्सक्यूशन यहीं से आएगा। फिर केम साइकिल कौन से प्लांट में होता है साहब, मास्लोदविद पादपों में होता है। ठीक है, जिनके रंध्र दिन में तो बंद रहते हैं और रात को खुलते हैं। इसी में वही C4 वाला सा ही मामला होता है, वही एंजाइम होता है। एग्जाम्पल अलग है और तरीका सेम है, लेकिन कब होता है, रात को, जल की हानि किए बिना ही। ये दिन में तो मतलब दिन में मजे करते हैं और रात को बेटे बना लेते हैं आराम से। एगेव है, ग्वारपाटा है, नागफनी है, इकाइनोकेक्टस है। फिर पादपों में होने वाली एक क्रिया होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक होने पर होती है। ऑक्सीकृत होते हैं, कार्बोक्सिलेज बन जाता है और CO2 कम और O2 अधिक पे होता है, ग्लाइकोलिक एसिड बनता है। ठीक है, ग्लाइकोलेट साइकिल या C2 साइकिल कहते हैं। ऊर्जा घट जाती है जिससे आपको पता है प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाएगी, कम। ये सूक्ष्म जीवों के लिए होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। फिर इसके बाद कारक बताए, 2 नियम बताए, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और प्रधान बिंदु नियम, कारकों की निश्चित सांद्रता पर होने वाली ये क्रियाएं समझाई आपको। इसके बाद बाह्य और आंतरिक कारक,
तो बाह्य कारकों में तो अपने वातावरणीय कारक आएंगे, ताप, CO2, जल, प्रकाश, O2, और आंतरिक कारकों में पत्तियों की संरचना वगैरह, ये सारी चीजें आएगी। तो बेटा बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक, एक विशाल टॉपिक और बहुत गजब का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हो चुका है। मतलब आपकी प्लांट फिजियोलॉजी इस क्लास के बाद श्वसन और आपकी पादपों में वृद्धि, ये दो क्लास, आप दो टॉपिक या दो चैप्टर आप इसके बचे हुए हैं। मैंने कहा था यूनिट बड़ी लंबी चौड़ी है, अच्छी यूनिट है और इसमें अच्छे अच्छे टॉपिक भी हैं, और वही टॉपिक जैसी जितनी इंपॉर्टेंस वाले हैं, जैसे जिस हिसाब से है ना, उसी हिसाब से अपन उसको करवा रहे हैं। जल अवशोषण, जल के गुण, घटनाएं, उसकी क्रियाविधि, उसके मार्ग, उसके कारक, उसके रसारोहण, उसके वाष्पोत्सर्जन, खनिज पोषण, एंजाइम, फिर प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण के सारे स्टेप, सबको ले लेके अपन ने स्टेप बाय स्टेप एक एक का सबका अध्ययन बहुत अच्छे से पूरे कंप्लीट किया है। सारी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल से, अब इसके बाद आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि क्लास आपको बहुत अच्छे से याद होगी, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, सारी चीजें यदि ये वाली आपने कवर कर ली, तो बेटा आपका बेड़ा पार है। और हमें उस आपकी सफलता की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि मैंने उन बच्चों को ये प्रोवाइड करवाया जिन्होंने इस चीज़ को समझा, याद किया और मेहनत की और उसमें सफलता अर्जित की। तो ऐसी चीज़ों को सोचते हुए आपको लगातार बहुत अच्छी मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, रेगुलर तैयारी करनी है, ईमानदारी से पढ़ना है। आपको सारी चीज़ें मिल रही है तो आप इनका पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यूज करते हुए, मेहनत करते हुए लगातार आगे बढ़े, तब तो इसमें फ़ायदा है। और अदरवाइज यदि आप टाइम पास के हिसाब से सोच रहे हो, ऑनलाइन कोर्स ले लिया, क्लास ले ली, बैठ गए मोबाइल लेके, तब बेटा ये चीज़ें आपको काम नहीं देगी। कभी थोड़ा बहुत सोचना, क्योंकि मोबाइल के ऊपर आपको कहने वाला नहीं है, अपने अंतरात्मा दिल से सोचकर इन चीज़ों के बारे में फैसला करना। जब दिल से सोचोगे, समझ से सोचोगे, तो चीज़ें आपको सारी समझ में आएगी और उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करोगे। कोर्स लेना अलग चीज़ होती है और उसको वास्तव में रियल में पूरा पढ़ के तैयार करना अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के साथ मैं उम्मीद ये करता हूँ कि मेरे सारा स्टूडेंट मेरी एक एक बात सुनता है, एक एक बात मानता है, और वो बहुत अच्छा है, दुनिया का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, मानने वाला है। इसी उम्मीद के साथ आज इस क्लास में विदा। नेक्स्ट अगले एपिसोड में एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।